नमस्कार, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष के अंदर समावेशी जो शिक्षा का सर्जन विषय है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें अपना जो लास्ट ईयर में जो या लास्ट वीडियो के अंदर जो टॉपिक चल रहा था, समावेशी विद्यालयों के संदर्भ के अंदर शिक्षण जो अधिगम वातावरण है वो कैसे निर्मित किया जाए। समावेशी विद्यालयों के लिए उसके विकास के लिए उनके अंदर शिक्षण अधिगम वातावरण जो टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट है वो किस प्रकार से उसमें विकसित किया जाए। तो उसके लिए हमने 2 सोपान पढ़े थे, जहाँ 2 प्रकार से उसको हम कर सकते हैं। एक तो उसकी संस्कृति यानी कि उसका आसपास का ऐसा वातावरण का निर्माण कर दिया जाए जिसके अंदर सभी बालक, सभी से मतलब यही है कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक है वो एक साथ बैठ करके या एक ही कक्षा में बैठ करके अध्ययन कर सकें, और जो अक्षम बालक हैं, अपवंचित बालक हैं, वो सम्मानजनक रूप से उस विद्यालय में आकर के अपना अध्ययन कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सके। तो उसमें आत्मविश्वास भी आएगा, उसके अंदर सम्मानजनक जो उसका भाव है वो भी आएगा। इस प्रकार से वो बालक है उसकी संस्कृति विद्यालय किस प्रकार से हो जाएगी जिससे कि सभी बालक मिलजुल करके सहभागिता से, समानता के साथ, स्वतंत्रता के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो ये था अपने विद्यालय की संस्कृति के आधार पर या समावेशी विद्यालय की संस्कृति के आधार पर शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण करना। तो दूसरा सोपान था कि समावेशी शिक्षण शास्त्र के रूप में शिक्षण अधिगम वातावरण की शिक्षण शास्त्र के अंदर जब हम टीचिंग करवाते हैं तो शिक्षण शास्त्र में इस प्रकार से विकसित किया जाए जिससे कि उसमें अलग अलग विधियों का उपयोग करके पाठ्यक्रम को लचीला बना करके पाठ्यक्रम में उपयोगी उन बालकों के लिए भी उपयोगी बना करके जिससे कि वो भी अपने ज्ञान की वृद्धि कर सके। तो इस प्रकार से शिक्षण शास्त्र के रूप में भी विद्यालय के अंदर शिक्षण अधिगम वातावरण तैयार करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर देखी थी, जिसके अंदर अपने देखा था कि उसके अंदर विद्यालय के अंदर किस प्रकार से बालकों के लिए शिक्षण अधिगम वातावरण तैयार किया जाता है, और उसके अंदर शिक्षण विधियों का बच्चों की रुचि के अनुसार शिक्षण करवाना, बच्चे की योग्यता जानना, बच्चे का मनोवैज्ञानिक स्थिति को जानना और बच्चे का वैज्ञानिक ढंग से उसका विकास करना, ये सारी चीज़ें जो शिक्षण शास्त्र के रूप में आती है। जैसे कि अपने बीएड के अंदर या बीएस जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम है टीचर का, उसके अंदर जो मेथड आते हैं या शिक्षण शास्त्र टीचिंग पैडागोगी लगता है, तो पैडागोगी में यही चीज़ें होती है कि उस विषय का उद्देश्य क्या है, उसके अंदर किस प्रकार से बालक को हमें अधिक से अधिक ज्ञान करवाना चाहिए, और बालक के अधिक से अधिक ज्ञान करवाने के लिए एक टीचर को किस प्रकार की आवश्यकता होती है, किस प्रकार के गुणों की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर टीचर किस प्रकार का होना चाहिए, जिसमें अब तक शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए, शिक्षक के व्यवसायिक गुण हैं, बुक्स किस प्रकार की होनी चाहिए, बुक्स के अंदर किस प्रकार का जो मटेरियल है या सामग्री है वो होनी चाहिए, और जो अक्षमता रखते हैं बालक, डिसेबिलिटी बालक हैं, उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे प्रकार से दृष्टि दोष है, श्रवण दोष है, शारीरिक विकलांगता है, मानसिक विकलांगता है, उसके लिए एक शिक्षण शास्त्र के रूप में क्या क्या प्रयास किए जाने, ये सारी चीज़ें अपने शिक्षण शास्त्र के रूप में पढ़ी थी। अब इसी के साथ जो नया टॉपिक अपने कहते हैं कि शिक्षण शास्त्र का पक्ष और शिक्षण अधिगम वातावरण। शिक्षण शास्त्र का पक्ष यानी कि शिक्षण शास्त्र के अंदर किस प्रकार से शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण किया जाता है। तो इसके अंदर अपने 2 पक्ष जिसमें पक्ष आते हैं, जिसके अंदर एक तो संज्ञानात्मक पक्ष है, फिर क्रियात्मक पक्ष है, और क्रियात्मक पक्ष के बाद में एक उसके अंदर विश्वास वाली जो भावना है वो भी आती है कि शिक्षण शास्त्र से संबंधी विकास है। तो मेन जो भाग आते हैं संज्ञानात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है शिक्षण शास्त्र का संज्ञानात्मक पक्ष। शिक्षण शास्त्र का संज्ञानात्मक पक्ष। तो संज्ञान का मतलब ज्ञान से ही लिया जाता है। तो जिस प्रकार से हम बालक को ज्ञान करवाते हैं तो ज्ञान मुख्य रूप से जैसे स्मृति है,
उसके बाद बोध है, चिंतन है, ये सारी चीज़ें इस पहले पक्ष के अंदर आती हैं। क्योंकि ज्ञान करवाना है, ज्ञान करवाने के लिए सबसे पहले बालक को एक व्यवहारिक ज्ञान होगा भी हमने सिर्फ प्रत्यसमन कर लिया या प्रत्यभिज्ञान कर लिया, ज्ञान संज्ञानात्मक को होता है ज्ञान प्राप्त करना। फिर उसके बाद उस बात को समझना है, बोधात्मक हो जाएगा, और फिर अब उसका बाद में चिंतन करेगा भी इसमें क्या सही है क्या गलत है, इस प्रकार की तुलना करना है। तो पहला पक्ष के अंदर यही आता है स्मृति चरण, बोध स्तर और चिंतन। जिस प्रकार से पाठ योजना का निर्माण करते हैं तो पाठ योजना के अंदर जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उसके अंदर ज्ञानात्मक है, बोधात्मक है, फिर उसमें ज्ञानोपयोग है। तो स्मृति चिन्ह जो सबसे पहला जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो ज्ञानात्मक है, क्योंकि बालक को जब भी हम नया ज्ञान प्रदान करते हैं तो वो वैसे का वैसा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वैसे का वैसा ज्ञान प्राप्त करता है, धीरे धीरे उसके अंदर समझ आती है, बोध होता है। फिर उसके अंदर जब समानात्मक दो प्रकार की वस्तु उसके अंदर तुलना करता है, उदाहरण देता है, तो वो इसके अंदर बोधात्मक स्थिति पैदा होती है। तो सबसे पहले कोई भी जब नवीन ज्ञान बालक प्राप्त करता है तो स्मृति स्तर के अंदर वो ज्ञानात्मक उद्देश्य ही प्राप्त करता है, विशिष्ट उद्देश्य के अंदर ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हमने इसके अंदर चार पक्ष के बारे में चर्चा करेंगे जो संज्ञानात्मक के रूप में है। तो पहला जो सर्वप्रथम आता है स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, ये प्रथम पक्ष के अंदर आता है कि सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करना, फिर उसको समझना, फिर उसके अंदर चिंतन करना भी क्या गलत है क्या सही है, तो इस प्रकार से। फिर उसके अंदर द्वितीय पक्ष के अंदर शिक्षण विधियाँ आती हैं, शिक्षण तकनीक आती है, शिक्षण सूत्र आते हैं। तीसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया है, मूल्यांकन प्रक्रिया के अंदर मूल्यांकन की क्या क्या विधियाँ हो सकती हैं, कौन सी मौखिक विधि है, फिर अपने उसके अंदर वस्तुनिष्ठ विधि भी अपने कह सकते हैं, विकासात्मक भी उसके अंदर अपने बोध प्रश्न हैं जो तो बड़े प्रश्नों के अंदर भी अपने ले सकते हैं, जो निगमात्मक प्रश्न है या लघुतरात्मक प्रश्न है, ये सारी विधियाँ आ सकती हैं। कुछ ऐसी विधियाँ हैं जो खेल के अंदर प्रयोग की जा सकती है। तो उन विधियों के अंदर हमने मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन किस प्रकार के बालक की व्यक्तिगत भिन्नता को रखते हुए मूल्यांकन करना है कि वो किस प्रकार के मूल्यांकन के योग्य है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की मूल्यांकन विधियाँ अपनाते हुए मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें अपने तो संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर 3 स्तर के बारे में याद रखना है, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। उसके बाद आएंगी द्वितीय पक्ष के अंदर संज्ञानात्मक के अंदर ही शिक्षण विधियाँ और शिक्षण तकनीक, जिसको अपने विधि और प्रविधि कह सकते हैं। तो क्योंकि विधि जो मेथड है वो लॉन्ग टर्म तक चलता है, बीच बीच में जब हम उदाहरण देते हैं, उदाहरणों की कुछ उदाहरण का प्रयोग करते हैं तो वो एक प्रविधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो छोटी छोटी विधियाँ या तकनीक प्रयोग में की जाती है तो वो क्या है, प्रविधियों के रूप में प्रयोग की जाती है। उसके बाद है मूल्यांकन की प्रक्रिया है, मूल्यांकन के अंदर मूल्यांकन की विधियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, मूल्यांकन में किस प्रकार से मूल्यांकन करना है बालक का। जैसे प्रथम वर्ग, अपने छोटे बालकों की बुक्स के अंदर देखा है कि प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। तो उसके अंदर हम एक इकाई के बाद में कुछ प्रथम वर्ग दी है, फिर दूसरे लेसन कुछ 4-5 लेसनों के बाद द्वितीय वर्ग दी है। इस प्रकार से समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है। तो ये मूल्यांकन प्रक्रिया यानी कि बालक उसमें जो निर्धारित है उसके द्वारा भी हो सकती है और शिक्षक द्वारा निर्मित जो प्रश्न पत्र है या विधि है उसके द्वारा भी हो सकती है। तो अधिकतर तो यही होता है कि शिक्षक है वो ही जानता है कि इसका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता है वो एक शिक्षक ही जानता है। उसके बारे में किस प्रकार का मूल्यांकन करना है उसको जो सही रूप से जानने का यदि वो हक है वो उसको शिक्षक को, या शिक्षक ही उसके लिए सही मूल्यांकन की प्रक्रिया को अपना सकता है। तो शिक्षक अपने स्तर पर भी मूल्यांकन की प्रक्रिया अपना सकता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन संबंधी कि शिक्षक के दायित्व भी हैं, जैसे अपने कह रहे थे शिक्षक के कर्तव्य हैं, तो शिक्षक के कर्तव्य के बारे में शिक्षक के गुण होने चाहिए। उसके अंदर अपनी विषय वस्तु के बारे में, अपनी जो विषय उसके अंदर पारंगत होना चाहिए, आत्मविश्वास भी होना चाहिए, है ना, समय पर क्या कार्य करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार से उसमें क्या है, सारे जो दायित्व हैं बालक की विशेषताओं को या बालक की योग्यता को समझने वाला होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक का ज्ञाता होना चाहिए, क्योंकि मनोविज्ञान का ज्ञाता होगा तो वही तभी बालक की जो योग्यता है, विशेषता है, उसको समझ पाएगा।
इस प्रकार से शिक्षक अपने दायित्वों का भी निर्वहन संबंधी बातें इसके अंदर आती हैं। तो इसके अंदर अपने 4 स्तर हैं। इसके अंदर यदि संज्ञान पक्ष में लिखें तो सबसे पहला है, सर्वप्रथम है स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। फिर है शिक्षण विधियां, व तकनीक। तीसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया, कि किस प्रकार से मूल्यांकन करना है, कौन सी विधि अपनानी है, ये सारा संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर आता है। और नंबर 4 है शिक्षक के दायित्व। तो इन चीज़ों के आधार पर हम संज्ञानात्मक पक्ष को लेते हैं। जब हम शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण करने चाहते हैं कक्षा के अंदर, तो इन संज्ञानात्मक पक्षों को ध्यान में रखना होगा, तभी हम एक उचित शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। तो स्मृति स्तर उचित हो बालक का, इस प्रकार से शिक्षण कार्य करवाया जाए कि वो उचित रूप से उसको ज्ञान को प्राप्त कर सके, उसके अंदर समझ सके उसको, फिर उसका चिंतन भी कर सके। उपयुक्त शिक्षण विधियाँ हों, तकनीकों का उचित उपयोग किया जाए। तो जिस प्रकार से मूल्यांकन भी उचित प्रकार से होना चाहिए। मूल्यांकन में लिखित विधि अपना सकते हैं, मौखिक विधि अपना सकते हैं, और लिखित विधि के अंदर भी कई प्रकार की आगे जो विधियां हैं उनको बनाया जा सकता है इस प्रकार से। और शिक्षक के जो दायित्व है उसका उचित उपयोग किया जाए। शिक्षक किसी भी बालक के साथ भेदभाव न करे, किसी भी अक्षम या वंचित बालक को विद्यालय में प्रवेश के लिए न रोके, क्योंकि विद्यालय का दायित्व है कि सभी बालकों को का स्वागत करे अपने विद्यालय के अंदर। जैसे समावेशी विद्यालय के रूप में सभी साधन उपलब्ध हैं, तो वो अब सभी प्रकार के बालकों का स्वागत करे अपने विद्यालय के अंदर, उसको हतोत्साहित न करके प्रोत्साहित करे, उसको उत्साहित करे। इस प्रकार की बातें इसके अंदर दायित्वों के अंदर आती हैं। और प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत जो रुचि है उसको समझने का प्रयास करे, उसको पूरा करने का प्रयास करें। ये चीज़ें इस संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर आती है। फिर आता है जी क्रियात्मक पक्ष, शिक्षण शास्त्र का क्रियात्मक पक्ष। शिक्षण शास्त्र का क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक शब्द है जिसे अपने क्रिया से लेते हैं। क्रिया का मतलब है करना, किसी कार्य को करना। तो जब शिक्षक और छात्र दोनों क्रियाशील रहते हैं, इस प्रकार की गतिविधियों को हम क्रियात्मक विधियां कहते हैं, क्रियात्मक की मान लो तकनीक कहते हैं। तो एक उचित शिक्षण वातावरण के अंदर, उचित शिक्षक या शिक्षण अधिगम वातावरण के अंदर दोनों पक्षों का क्रियाशील रहना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि शिक्षक अपने ही हिसाब से पढ़ाता जा रहा है और जो बालक हैं वो एक सिर्फ श्रोता बन के रह जाए, उनकी भूमिका उसके अंदर न हो। इस प्रकार से वो जो शिक्षण कार्य है वो उबाऊ हो जाएगा, उसके अंदर बालक का ध्यान कहीं और चला जाएगा, वो चुपचाप कोने में बैठा रहेगा, सुनेगा भी नहीं क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं है। तो इस प्रकार की बातों का हमें क्रियाशीलता का ध्यान रखना चाहिए। जितना दोनों पक्ष क्रियाशील रहेंगे उतना ही शिक्षण कार्य प्रभावी होगा, जिसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो शिक्षण शिक्षार्थी दोनों के द्वारा, तो हमें क्रियात्मक पक्ष के अंदर शिक्षण जो शिक्षार्थी है दोनों को क्रियाशील रहना चाहिए, विविध प्रकार की गतिविधियों के अंदर इन्वॉल्व रहना चाहिए, सहभागिता रहनी चाहिए, तभी हम एक क्रियात्मक पक्ष के रूप में शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, कुछ बिंदु हमें जो ध्यान रखने हैं। उसके अंदर सबसे बड़ी जो बात आती है, पाठ योजना अपने किसी भी शिक्षा शास्त्र के अंदर पढ़ते हैं, पाठ योजना का निर्माण में सामाजिक विषय के अंदर अपने अध्ययन कर रहे हैं पाठ योजना। तो पाठ योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो प्रस्तुतिकरण का एक निश्चित आकार होता है कि हमें किस प्रकार से प्रस्तावना करनी है, किस प्रकार से फिर उद्देश्य कथन पे जाना है, फिर अपने उसका
क्या है, छात्र अध्यापक कथन करना है, फिर उसके अंदर बोध प्रश्न करने हैं, फिर उसके अंदर विकास प्रश्न के दोबारा फिर दूसरे टॉपिक पे जाना। तो इस प्रकार से जो प्रस्तुतिकरण करना है वो उचित होना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें उसको खंडों में विभाजित करना पड़े, जैसे एक भाग पहले करवा लिया, फिर दूसरा भाग, फिर तीसरा भाग, छोटे छोटे खंडों के आधार पर फिर उसको समग्र रूप से जानकारी स्पष्टीकरण दिया जाए, संक्षिप्त रूप से बताया जाए। तो इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण का एक उचित तरीका होना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें 2 या 3 भागों में बांटना पड़े। तो ये चीज़ें हैं जिसके अंदर हमें, क्योंकि जब हम प्रस्तुतिकरण को कुछ भागों में बांटेंगे उसके बाद फिर हम उसके प्रश्नों के माध्यम से बच्चों का रिव्यू लेने का प्रयास करेंगे या बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे कि उसने कितना ज्ञान प्राप्त करिए, तो बच्चे वो एक्टिव रहेंगे, वो सिर्फ श्रोता बन के नहीं रहेंगे, वो ध्यान से सुनेंगे कि कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, कहीं से भी सर प्रश्न पूछ सकते हैं, आपस में भी उनके अंदर जो अंतर जो अपने आता है, अंत्यक्रिया आती है, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। टीचर स्टूडेंट का, स्टूडेंट से भी प्रश्न पूछ सकता है, उसका उत्तर एक छात्र के प्रश्न का उत्तर छात्र से दिलवाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो एक क्वेश्चनों के अंदर आती है या एक पाठ योजना के अंदर आती है, उनका उचित प्रयोग किया जाए, तभी एक शिक्षण कार्य जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावी हो सकेगा। तो सबसे पहले यही है क्रियात्मक पक्ष में शिक्षण का प्रस्तुतिकरण उचित हो, यानी कि विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। जितना उचित प्रस्तुतिकरण होगा उतना ही शिक्षण प्रभावी होगा, उतना ही उचित शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण होगा। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि उचित शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण करने के लिए उचित प्रस्तुतिकरण होना जरूरी है। तो प्रत्येक स्तर के लिए छात्रों को उसकी आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तु प्राप्त हो, उसके लिए प्रस्तुतिकरण को सफल माना जा सकता है। इसके लिए भले ही प्रस्तुतिकरण को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटना पड़े, प्रस्तुतिकरण कक्षा के सभी छात्रों के लिए होना चाहिए, यानी कि वो उसका लेवल भी ऐसा हो कि सभी बालकों के लिए उपयोगी हो, ज़्यादा कठिन नहीं हो प्रस्तुतिकरण, नहीं ज़्यादा सरल हो, सभी बालकों के लिए मिला जुला जब प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, सभी के लिए उपयोगी होना चाहिए। दूसरा है शिक्षण विधियों का उचित प्रयोग। शिक्षण विधियों का उचित प्रयोग। प्रस्तुतिकरण करते वक्त या शिक्षण कराते वक्त क्या है, हमें उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। किसी प्रकरण को हम यदि उचित शिक्षण विधि से नहीं शिक्षण कार्य करवाएंगे या उसको नहीं पढ़ाएंगे तो वो शिक्षण कार्य प्रभावी नहीं हो पाएगा। बच्चे की आयु के स्तर पे, कक्षा के जो लेवल है उसके स्तर पर, जब प्रकरण का क्या वही विषय वस्तु है उसके लेवल पर हम एक शिक्षक को अपनी शिक्षण विधि का निर्धारण करना चाहिए। उचित शिक्षण विधि होगी तभी वो शिक्षण कार्य प्रभावी होगा। और उसके लिए भी नई नई तकनीक जो बीच में हमें उदाहरण देने हैं, उसके लिए छोटी छोटी जो बातें उदाहरण दे करके यहाँ पे हमारे क्षेत्रीय जो ज्ञान है उसका उपयोग करते हुए उस बालक को शिक्षण अधिगम करवाना चाहिए, जिससे कि वो उन लोकल के जो उदाहरण हैं या जो विषय लोकल का जो ज्ञान है उसको उसके अंदर सम्मिलित करते हुए अपने प्रकरण को समझ सके। व्यवहारिक ज्ञान भी उसके अंदर सम्मिलित करना चाहिए, जिससे कि बालक उस विषय वस्तु को अपने ही आसपास के क्षेत्र का सम्मिलित उसका ज्ञान प्राप्त कर सके। ये सारी चीज़ें इसके अंदर सम्मिलित की जाती हैं। फिर है शिक्षण सूत्रों का प्रयोग। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग। तो इसके अंदर शिक्षण सूत्र हैं, तो शिक्षण सूत्रों का प्रयोग जिसके अंदर अपने कह सकते हैं कि बाल शिक्षण कार्य विधियां तो है ही, विधियों के साथ साथ कुछ ऐसे सूत्र भी हैं जिसके तहत हमें शिक्षण अधिगम वातावरण उचित बनाया जा सकता है। जैसे अपने जानते हैं कि किसी भी शिक्षण को करवाते वक्त या किसी भी प्रकरण को समझाते वक्त हमें बालों को ज्ञान प्रदान करना है तो सरल से कठिन की ओर जाना है, कि जिस प्रकार से पहले सरल ज्ञान करवाया, जहाँ से वो पूर्व ज्ञान है उसको वहीं से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे कठिनाई का स्तर पर बढ़ते गए तो सरल से कठिन की ओर हो जाएगा।
फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे। यदि पहले हम कठिन विषय ले लेंगे, कठिन पर चलते हुए फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, सरल की ओर जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। फिर शुरुआत से उसको लगेगा कि ये चीज़ें तो मैंने पहले पढ़ी नहीं है, उसका हमें ज्ञान ही नहीं है। तो सरल से कठिन की ओर जाना है, उसके बाद ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है। ये सारे जो शिक्षण सूत्र हैं उनको अपनाते हुए हमें शिक्षण अधिगम करवाएंगे तो वो शिक्षण अधिगम उचित हो जगह होगा, उस एक उचित वातावरण का निर्माण उसके अंदर होगा। फिर है शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग। शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग जिस प्रकार से अधिगम के सिद्धांत है उसी प्रकार शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में हमें ज्ञात है कि शिक्षण के लिए क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए। शिक्षण में हमें बातों को एक सरल तरीके से समझाते हुए, उसके अंदर समग्र रूप से समझाते हुए क्या है उसका वो करना चाहिए कि बालक को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए शिक्षण अधिगम वातावरण तैयार किया जाता है। शिक्षक द्वारा कक्षा में सभी छात्रों को रुचि के अनुसार विषय वस्तु प्रदान करने की क्रियाशील रखा जाए, साथ साथ अधिगम जो गतिविधियां हैं वो उपलब्ध करवाई जाए, यानी कि क्रियाशील रखने का प्रयास किया जाए। बालक को क्रियाशील, जितना क्रियाशील रहेगा उतना ही बालक उसके अंदर रुचि लेगा, जो रुचि लेगा तो वो शिक्षण अधिगम वातावरण उचित रूप से होगा और बालक अपने उसको सीखने के लिए तत्पर हो जाएगा। जिस प्रकार से रुचि लेगा उसको लगेगा कि ये ज्ञान मैं कर सकता हूँ, मैं इसको प्राप्त कर सकता हूँ, मेरे लिए वो एक प्रकार से टास्क हो जाएगा उसके लिए प्राप्त करना, क्योंकि वो क्रियाशील है, उदासीन नहीं है। वहाँ पे जितना वो करके देखेगा, जितना वो किसी कार्य को करके देखेगा वो उसके लिए स्थायी हो जाएगा। क्योंकि यदि हम उसको सुना करके या व्याख्या दे करके एक बार बता दिया तो कुछ समय बाद भूल जाएगा, लेकिन उस कार्य को हम क्रियाशील के रूप में करेगा। जैसे प्रोजेक्ट मेथड है, प्रयोजना विधि है, तो उसके अंदर जब बालक करके सीखता है तो वो ज्ञान स्थायी हो जाता है। इस प्रकार से एक उचित शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण उसके अंदर होगा। फिर है शिक्षण युक्तियों का प्रयोग। शिक्षण युक्तियों का प्रयोग। तो शिक्षण युक्तियों का प्रयोग के अंदर अपने कह सकते हैं कि इसके अंदर छोटी छोटी जो युक्तियां हैं, किस प्रकार शिक्षण कार्य करवाना है, किस प्रकार से बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना है, इस चीज़ों का ध्यान इसके अंदर रखा जाना चाहिए। तो शिक्षण युक्तियाँ शिक्षण अधिगम वातावरण में सहायक है। छात्रों को सही उत्तर प्राप्त करने के लिए पुनर्बल देना, अभिप्रेरित करना है ना। जिस प्रकार से बीच बीच में जब वो अपने प्रश्न पूछ लिया, उसका सही उत्तर दे दिया, उसको मोटिवेट कर दिया, पुनर्बल दे दिया, जिससे कि उसका उत्साह बढ़ जाएगा, है ना। इस प्रकार की जो छोटी छोटी जो युक्तियाँ हैं समय समय पर, जिसमें परिवर्तन भी होता है, वातावरण का परिवर्तन भी होता है। जैसे एक प्रकार से हम पढ़ाते ही जा रहे हैं तो एक वो बोझिल सा वातावरण है, एकदम से हमने जब प्रश्न पूछ लिया तो सारी जो क्लास है वो एक प्रकार से उस तरफ ध्यान देगी, तो सारी जो क्लास है, जो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा वो भी क्या है उस लेसन की तरफ आएगा और उसको भी पढ़ने का प्रयास करेगा। इसका छोटा सा उदाहरण जैसे अपने बच्चों से किताब पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों से, तो एकदम से पढ़ाते वक्त कुछ समय बाद जब टीचर कहता है कि बताओ कहाँ पढ़ रहे हैं, तो सभी उसको लिए क्या है खोजना शुरू कर देते हैं कि कहाँ पढ़ रहे हैं, उंगलियाँ रखते हैं। तो उस प्रकार से वो यदि किसी छात्र का ध्यान नहीं है वो वहाँ उसका ध्यान चला जाता है, उसके बाद वो पाठ के साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार से छोटी छोटी जो युक्तियाँ हैं इसके द्वारा भी हम शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण उचित रूप से कर सकते हैं। फिर है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अपने जिसको टीचिंग एड कह सकते हैं, मॉडल कह सकते हैं, चार्ट कह सकते हैं, कोई भी श्रव्य दृश्य सामग्री है जिसकी सहायता से शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है उसको हम शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए जो भी चीज़ काम में ली जाती है वो शिक्षण अधिगम सामग्री के अंदर आएगी। उसके लिए टेप रिकॉर्डर भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो के अंदर भी आ सकता है, टीवी है, रेडियो है, या फिर अपना चार्ट है, मॉडल है, श्यामपट्ट है। श्यामपट्ट भी एक सामग्री के अंदर है।
इस प्रकार से किसी भी वस्तु की सहायता से हम शिक्षण कार्य करवाते हैं और वो शिक्षण जो अधिगम सामग्री है वो शिक्षण कार्य के लिए सहायक है, प्रभावी है, तो उसको हम शिक्षण अधिगम सामग्री के अंदर लेते हैं। तो जिसके अंदर हमें बच्चों की श्रव्यदर्शी सामग्रिक साधनों का प्रयोग करते हुए एक रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम साधन या रुचिपूर्ण शिक्षण जो बनाया जा सकता है। क्योंकि जैसे ही बालक एक अच्छा सा मॉडल बनाकर टीचर लेके जाएगा, सामने लेके जाएगा, तो बालक उसको रुचिपूर्ण तरीके से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है, क्यों है। तो जब जब बालक उसके टीचर जब साथ साथ पढ़ाएगा उस मॉडल की सहायता से, उस चार्ट की सहायता से, तो वो एक ज्ञान है वो श्रव्य दृश्य के रूप में दोनों ही समय से मिल जाएगा और एक स्थायी ज्ञान जो बन जाएगा, स्थायी रूप से अधिक प्रभावी हो जाएगा। क्योंकि बच्चे उसके अंदर रुचि लेंगे, ज्ञान को कुछ नया बना करके जब उनके साथ पेश किया जाएगा तो उसमें टीचर छात्र है वो रुचि लेंगे और शिक्षण अधिगम वातावरण में उचित रूप से होगा। फिर है शिक्षण कौशलों का प्रयोग। शिक्षण कौशलों का प्रयोग। शिक्षण कौशलों का प्रयोग के अंदर अपने कह सकते हैं, जैसे अपने छात्र बीएड के अंदर अपने जो माइक्रो टीचिंग है या कौशल है, तो उसके अंदर अपने स्किल सीखते हैं, जैसे प्रस्तावना है, व्याख्या है, उसके अंदर अपने शामपट स्किल सीखते हैं। तो ये सारे स्किल हैं जो इनका प्रयोग किया जाना चाहिए, इनका प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि बालक के अंदर वो सारी चीज़ों का विकास हो सके, एक उचित शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण हो सके। बीच बीच में प्रश्न पूछना है ना, बोधात्मक प्रश्न है, सार जो खोज प्रश्न है, बीच बीच में सरल प्रश्न पूछते हुए उसको खोजपूर्ण प्रश्न पूछना, आंशिक प्रश्नों का उत्तर लेना कि कुछ प्रश्न आपको बता करके उसका फिर उत्तर प्राप्त करना, आंशिक प्रश्नों को पूछना, पुनर्बदन देना और शामपट सार का प्रयोग करना, शामपट का प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें हैं वो कौशल के अंदर आती है। विकासात्मक प्रश्न देना, शामपट लेख सुंदर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं वो कौशल के अंदर है। तो इस प्रकार के कौशलों का प्रयोग है एक शिक्षक को करना चाहिए शिक्षण अधिगम वातावरण के अंदर निर्माण करने के लिए, जिससे कि बालक प्रभावी रूप से ज्ञान प्राप्त कर सके। फिर है प्रभावशाली संप्रेषण क्रिया। लास्ट पॉइंट है जो प्रभावशाली संप्रेषण क्रिया। कक्षा के अंदर जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, वो प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे कि जो उचित रूप से जो बात शिक्षक कहना चाहता है वो छात्रों तक पहुंच जाए। प्रभावशाली शिक्षण कार्य नहीं होगा तो बात अधूरी रह जाएगी, वो बच्चों को समझ में नहीं आएगी, जिससे कि वो ज्ञान है अधूरा रह जाएगा और उसमें शिक्षण जो अधिगम वातावरण है वो उचित रूप से नहीं हो पाएगा। प्रभावशाली संप्रेषण क्रिया संपन्न होनी चाहिए, क्योंकि जब तक प्रत्येक छात्र शिक्षक के विचारों को आत्मसात नहीं कर लेता कि बालक छात्र शिक्षक क्या बताना चाहता है वो पूरी तरह से नहीं, जब तक छात्र नहीं समझ पाएगा तो वो उस बालक को शिक्षक के प्रति विश्वास उत्पन्न नहीं कर पाएगा कि जब तक उस ज्ञान को पूरा नहीं ले कर पाएगा उसकी शिक्षक क्या कहना चाहता है, और उसको पूरा नहीं करने से उसको क्या है टीचर पर विश्वास नहीं होगा। जब तक विश्वास नहीं होगा तो वो उसकी बात ध्यान से नहीं सुनेगा, वो छात्र है वो उसकी बात ध्यान से नहीं सुनेगा। इसी प्रकार शिक्षक जब तक छात्रों की आवश्यकताओं को समझ नहीं पाएगा वह उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा। अतः प्रभावशाली संप्रेषण से शिक्षण अधिगम का जो वातावरण है वो उत्पन्न होता है। जितना प्रभावशाली संप्रेषण होगा, जितना छात्र शिक्षक को समझ पाएगा और शिक्षक छात्रों को समझ पाएगा, उतना ही शिक्षण जो प्रभावी हो पाएगा। यदि शिक्षक की बात छात्र नहीं समझ पा रहा तो वो आधा अधूरा ज्ञान रहेगा, वो उसको ढंग से नहीं सुनेगा, शिक्षक को विषय को समझने का प्रयास नहीं करेगा। उसी प्रकार से यदि शिक्षक है वो छात्र की आवश्यकता को नहीं समझ पा रहा कि उसकी वास्तविक आवश्यकता क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसमें कितना का ज्ञान है या कितने किस तक का वो ज्ञान है वो प्राप्त कर सकता है, उसके आधार पर ही वो उसकी आवश्यकता को समझते हुए शिक्षण कार्य करवाए तो वो शिक्षण कार्य प्रभावी होगा और एक उचित शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण होगा।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर अपने विधियों का ज्ञान करना, स्मृति का, चिंतन का, बोध का ध्यान रखना चाहिए, शिक्षण विधियों का मूल्यांकन का और जो शिक्षक के दायित्व उनका ध्यान रखना चाहिए। फिर क्रियात्मक पक्ष के अंदर वही विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए, शिक्षण विधियों का उचित प्रयोग किया जाए, शिक्षण सूत्रों का भी ज्ञान हो शिक्षक को, उसका प्रयोग करे वो, जो बीच में शिक्षण युक्तियाँ हैं समय समय पर उनका प्रयोग करके बच्चों को क्रियाशील रखे, बच्चों को क्रियाशील रखे। फिर शिक्षण अधिगम वातावरण का जो सामग्री है उसका प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए, जिससे कि बच्चों को अपने प्रकरण को समझने में सहायता मिले। फिर है शिक्षण कौशलों का प्रयोग किया जाए, जैसे प्रस्तावना है, व्याख्या है, पुनर्बलन है, कोई प्रश्न है, शामपट का प्रयोग करना है। ये सारे जो कौशलों का प्रयोग शिक्षक को करना चाहिए जिससे शिक्षण प्रभावी हो सके। फिर है प्रभावशाली संप्रेषण होना चाहिए, जिससे कि जो बात शिक्षक कहना चाहता है वो प्रभावी रूप से छात्रों तक पहुंच सके। तो आज हमने संज्ञानात्मक क्रियात्मक पक्ष पर अध्ययन किया है। इसके बाद हम कल जो नए विषय पर अध्ययन करेंगे, नए प्रकरण पर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।